अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज़ भी आप तक आ रही है। हम लोग कल आईवी ग्राफ्स कर रहे थे और आईवी ग्राफ्स में हम लोगों ने कल हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे मेटल्स यानी मेटालिक कंडक्टर जब ओमिक बिहेवियर देगा लो टेम्परेचर पे उसका ग्राफ आइडेंटिफाई किया था। और फिर नॉन ओमिक बिहेवियर पे यानी हाई टेम्परेचर पे किस तरह का बिहेवियर होगा और उससे फिर एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे ये कल हमने डिस्कस किया। आज हम लोग इसमें जो चीज ऐड कर रहे हैं उसमें बेटा आज हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर वगैरह को देख लेते हैं क्योंकि फिलामेंट लैंप तो कल मैंने करा दिया था। तो ये सर्किट सिंबल है बेटा सेमीकंडक्टर डायोड का। अब इसमें बेटा वो पी टाइप एन टाइप इस तरह की कोई मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ करंट की कंडक्टिविटी देखनी है। तो इसके लिए अगर मैं इस डायोड को ये बेटा डायोड को मैंने कनेक्ट किया है दो तरह से। अभी आपको इनका डिफरेंस भी नजर आएगा। ये जो कनेक्शन मैंने किया है ये है फॉरवर्ड बायस और ये इसका कनेक्शन है रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, इसके लिए जस्ट कुछ भी नहीं करें आप, आपको मैं सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। आपने एग्जाम में इस पे कोई कमेंट तो करना नहीं है। ये प्लस का साइन आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। अगर डायोड का एरो और करंट का एरो, ये डायोड का है, अगर डायोड का एरो और करंट का एरो सेम डायरेक्शन में है तो ये फॉरवर्ड बायस है और करंट पास कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू। तो एम मीटर पे डिफ्लेक्शन होगी। अच्छा एक चीज, डायोड का फंक्शन क्या था सर्किट के अंदर? इट अलाउस द करंट टू फ्लो प्लीज। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है, ये अभी शट डाउन हुआ था, तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है?
और आवाज आ रही है? तो ये जो डायोड है ये अलाउ करता है करंट को कि ये फ्लो करे इन वन डायरेक्शन। तो बेटा आपके पास ये जो डायोड का मैंने अभी आपको बताया, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगी तो आपने सर्किट में चेक कैसे करना है कि करंट का एरो और डायोड का एरो सेम डायरेक्शन में आ जाए। तो आप समझ जाइएगा कि ये फॉरवर्ड बायस में। बस इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये आसान तरीका है याद रखने का। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। नाउ द एरो ऑफ करंट एंड एरो ऑफ डायोड आर अपोजिट टू ईच अदर। ये यहाँ से देखें, ये डायोड का एरो और ये करंट का एरो। तो अब इसमें से करंट जो है, करंट जो है तो डायोड करंट को पास नहीं करने देगी, यानी व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस द करंट इज जीरो। तो बेटा अगर आप रेजिस्टेंस की इक्वेशन को रिकॉल करें तो रेजिस्टेंस इज वी अपॉन आई। तो वी अपॉन जीरो, तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इन रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस में होगी तो इसकी रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगी। ठीक है, ये बात जहन में रखेंगे। अब इसका आईवी ग्राफ हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि वो प्लॉट करें। तो अगर हम इसका आईवी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आईवी ग्राफ बनेगा इसका। क्या हो रहा है बेटा? भाई अगर कोई आप में से कोई क्लास नहीं लेना चाह रहा, कोई कीज वीज इस तरह की प्रेस कर रहे हो भाई, तो प्लीज वो ना करें। अदरवाइज मैं क्लास एंड कर दूंगा, बल्कि टॉपिक भी फिर नहीं पढ़ाऊंगा ऑनवर्ड। ये इसका आईवी ग्राफ है। ये फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में अगर आप देखें तो आपको आईवी ग्राफ जो इसका नजर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो ये करंट जो है वो फॉरवर्ड बायस में आप देखें तो एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट शार्पली इंक्रीजेस। ठीक है, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इंक्रीजेस, ये रेशियो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पर आपके पास ये इसका जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होती है तो शार्पली करंट में इंक्रीज नजर आता है। इस इंक्रीज की करंट का इंक्रीज होने का मतलब है करंट एंड रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो फॉरवर्ड बायस में इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है और रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड के लिए ग्राफ है। इसी तरह से एक और आपके पास अगर आप सोचें तो सेमीकंडक्टर डायोड के साथ आप थर्मिस्टर भी आपके कोर्स में है। थर्मिस्टर
का सर्किट सिंबल बेटा ये सर्किट सिंबल था, और रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है। और अगर आप इसका आईवी ग्राफ बनाएंगे और अगर एमसीक्यूज में वीआई ग्राफ आ जाए, अब बेटा आईवी ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स आप कंसीडर कर लें तो आपको यहाँ नजर आएगा कि आपके पास कल जैसे मैं कह रहा था कि आईवी ग्राफ पे जो ग्रेडियंट है और रेजिस्टेंस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पॉइंट 1, 2 एंड 3, तो 3 का जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, जैसे डायोड पे था वैसे ही है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए एक और ग्राफ भी एमसीक्यूज के लिए याद करना पड़ेगा। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ है, तो ये आपके पास जो है थर्मिस्टर के लिए आईवी ग्राफ इंपॉर्टेंट वन, ये इसका वीआई ग्राफ है, इसका उलट हो जाएगा ग्रेडियंट, और ये टेम्परेचर का है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है एलडीआर, तो इसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसा था। इसमें भी बेटा आपके पास रेजिस्टेंस और लाइट इंटेंसिटी, इसका रिलेशन आप सोचें तो ये इनवर्स होता है, ग्राफ ऐसा बनेगा, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद लाइट इंटेंसिटी। इसका भी जो ग्राफ बनेगा आईवी और वीआई वो सेम होंगे जो थर्मिस्टर के थे, क्योंकि ये भी डायोड है। तो बेटा ये डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड में कैसे फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, इसका आईवी ग्राफ कैसा है, थर्मिस्टर का क्या ग्राफ कैसा होता है, थर्मिस्टर करता क्या है, एलडीआर कैसा है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन एक मुझे सॉल्व कर दें प्लीज, इसका आंसर बताएं। व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस में है तो उस वक्त उसका जो करंट है वो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, करंट जीरो है तो V अपॉन जीरो, आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो रिवर्स बायस में करंट जो है वो आपके पास जीरो है, ये इन्फिनिटी है। तो मेटल कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेटल, तो ये है Y, सेमीकंडक्टर डायोड है X, फिलामेंट लैंप है Z, तो YXZ, बी ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, सही है बेटा। तो ये इस तरह के बेटा एमसीक्यू आ जाते हैं P2 P1 में। तो आपके पास ये इस तरह से हो जाता है बेटा, ये यही है कि रिवर्स बायस में, बायस का मतलब है कनेक्शन रिवर्स की है ना, पहले करंट इधर से, ये टर्मिनल एक्स है, ये वाई है बैटरी का, और अब देखें कनेक्शन, देखें इसके, जब बैटरी के कनेक्शन रिवर्स किए हैं, बायस का मतलब होता है, ये ओ लेवल्स में बेटा बताया होगा, बायस का मतलब है कि डायोड को बैटरी से कनेक्ट करना,
इसको बायोसिंग कहते हैं। तो such a way it's connected such a way that the current is flowing through the diode, that is forward bias। इसमें हायर पोटेंशियल पी टाइप से कनेक्टेड होता है। अब ये सारी टर्मिनोलॉजी सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जब आपके पास रिवर्स बायस में है तो आपके पास सर्किट में करंट जीरो है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V अपॉन आई। तो आप यहाँ पर जब इसको आई को जीरो पुट करेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज आंसर इन्फिनिटी। कैलकुलेटर पे चेक करो, तो आपके पास ये इन्फिनिटी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देगा जब ये रिवर्स बायस में, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया आईवी ग्राफ से हमारी जान छूट गई। तो अब हम चलते हैं आईवी ग्राफ के बाद बेटा आप लोगों को अब सोचना है जिन टर्म्स के बारे में, अब वो थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं उनमें अब मैं पीडी ईएमएफ इन टर्म्स को सोचूंगा, और इन टर्म्स से रिलेटेड जो है हम कुछ वर्किंग करेंगे, सही है। एक काम और था बेटा, एक काम और कर लें पहले पीडी ईएमएफ से पहले। आपको इलेक्ट्रिकल पावर याद है? आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर, यू नो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसकी आपने जो इक्वेशंस पढ़ी हुई है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेशंस पढ़ी हैं आपने। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बेटा आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, energy is equals to I square R into T, and energy is equals to V square upon R into T। ये इक्वेशंस आप लोगों को याद है बेटा, ठीक है। तो आई होप मुझे इन इक्वेशंस के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये हमने सारा काम बेटा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में किया हुआ है, तो मैं इसकी तरफ अब जाना नहीं चाह रहा। बेसिकली मैं कुछ और तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपसे, ये भी हमने ओ लेवल्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी इसको एक दफा दोबारा से सोचते हैं। फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास एक लैंप है, एक कंपोनेंट है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आपके पास सोर्स आ गई, ये वायर्स है, और ये आपके पास कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल, ये रेजिस्टर आ गया। अच्छा, हमने ओ लेवल्स में एक ऐसा मॉडल बनाया था, इस मॉडल से हमने सोचा था बहुत सारी चीजों को सर्किट्स के अंदर। ये बेटा हमारे पास ओ लेवल्स में हमारा एक मॉडल था जिससे हम लोग जो है सर्किट्स को समझते थे। तो इसमें बेटा हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास एक पैडल व्हील था, जैसे बाइसाइकिल में पैडल व्हील होता है, एक पैडल व्हील है। इस पैडल व्हील को हम अपने हाथ से रोटेट कर रहे हैं इस तरह से। जब ये पैडल व्हील रोटेट करता है तो इसके जो ये टीथ है ये इन बॉल्स को हिट करते हैं, इनको पुश करते हैं, इन पे फोर्स लगाते हैं। तो ये जो पैडल व्हील के टीथ हैं ये इन बॉल्स को पुश कर रहे हैं, इन पे फोर्स लगा रहे हैं। और ये यहाँ से जैसे ही इनको पुश करता है, इन पे वर्क डन करता है, इनको एनर्जी देता है, ये टीथ, ये पैडल व्हील।
तो ये बॉल्स यहाँ से ड्रिफ्ट करती हैं, यहाँ से मूव करती हैं, और यहाँ से मूव करते हुए ये जो यहाँ पर पैडल व्हील है इसके टीथ को हिट करती हैं, और इसको हिट करते हुए इसको रोटेट करते हुए ये बॉल्स आगे यूं जा रही है। दोबारा से सोचें, हम इस पैडल व्हील 1 को हम रोटेट कर रहे हैं, के टीथ जो हैं वो इन बॉल्स को हिट करते हैं। ये बॉल्स इन जैसे ये टीथ इसको हिट करते हैं, बेसिकली ये जो टीथ हैं ये इसके ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, ये इनको एनर्जी दे रहे हैं। ये बॉल्स उस एनर्जी को लेकर यहाँ से मूव करती हुई आती हैं। जो ये पैडल व्हील 2 ये स्टेशनरी है, लेकिन जैसे ही बॉल यहाँ से क्रॉस करती है तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी इस पैडल व्हील के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो पहले रेस्ट में था। ये बॉल्स पहले रेस्ट में है, जैसे ही पैडल व्हील इनको हिट करते हैं, टीथ इनको हिट करते हैं, ये बॉल जो है काइनेटिक एनर्जी को गेन करती हैं, और यहाँ पर मूव करते हुए ये इस पैडल व्हील को घुमाते हुए आगे जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये जो पैडल व्हील है, ये पैडल व्हील और इन बॉल्स को सोचें, पहले तो आप इन बॉल्स को सोचें। ये जो बॉल्स हैं ये एनर्जी कैरियर हैं। अब ये एनर्जी कैरियर कैसे बन रही हैं? ये एनर्जी कैरियर ऐसे बन रहे हैं कि ये बॉल्स इस पैडल व्हील से एनर्जी गेन करते हैं, ये इस एनर्जी को कैरी करके ला रहे हैं, और यहाँ पर इस पैडल व्हील को रोटेट करते हुए आगे जा रहे हैं। यानी ये पैडल व्हील 1 जो है इन बॉल्स को एनर्जी दे रहा है, ये इस एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, पैडल व्हील 2 को देते हुए ये आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर सर्किट के अंदर जो वायर्स हैं, इन वायर्स के अंदर एनर्जी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, वो जो चार्ज होता है वो एनर्जी कैरियर है, वो एनर्जी को कैरी करता है। ओ लेवल्स में हम इन बॉल्स को डिलीवरी बॉयज कहते थे, फूड पांडा बॉयज कहते थे। हम कहते थे कि हमारे पास ये जो पैडल व्हील है ये एक पिज्जा शॉप है, और इस पिज्जा शॉप को यहाँ पर ये पैडल व्हील 2 ने ऑर्डर किया है कि इनको 2 पिज्जा फर्ज करे चाहिए। तो ये पैडल व्हील जो है ये यहाँ पर इन अपने राइडर्स को, फूड पांडा बॉयज को, इनको ये एनर्जी देता है। ये यहाँ से मूव करते हुए आते हैं, यहाँ पर 2 पिज्जा डिलीवर करते हैं और आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सोचा था कि सर्किट के अंदर जो चार्ज है जो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है वो हमारा बिल्कुल ऐसे है जैसे डिलीवरी बॉयज जो है वो एनर्जी जैसे पिज्जा को या और कोई डिलीवरीज कर रहे होते हैं। तो बस बिल्कुल ऐसे ही सर्किट के अंदर जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो हमने ओ लेवल्स में इन डिलीवरी बॉयज का नाम रखा था मिस्टर कूलम्स। हमने कहा था हर एक डिलीवरी बॉय 1 कूलम, यानी मिस्टर कूलम इसका नाम रखा था। हर एक डिलीवरी बॉय 1 कूलम के इक्वल होगा। तो पैडल व्हील 2 से मिस्टर कूलम गेन्स एनर्जी, ये एनर्जी गेन करके आता है पैडल व्हील 1 से, सॉरी, पैडल व्हील 1 से मिस्टर कूलम गेन्स एनर्जी एंड डिलीवर्स इट टू पैडल व्हील 2, और डिलीवर करके ये आगे चले जाता है। अब बेटा जो सोर्स है, कोई भी सोर्स आप अपने सराउंडिंग में सोचें जहां से आप एनर्जी को देखें। हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से स्टार्ट करें, पहले आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सोचें, सोर्स को बाद में सोचते हैं। इलेक्ट्रिकल जो भी कंपोनेंट आपके घर में लगे हुए हैं, जहां भी आप यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जो एनर्जी आप डिलीवर करते हैं वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करता है। चार्ज को कौन सी फॉर्म में एनर्जी मिलेगी? चार्ज कैरीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब वो जैसे ही बेटा अप्लायंस को एनर्जी डिलीवर करता है तो अप्लायंस इसको नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो कैसे हो रही है? चार्ज बैटरी से, चार्ज सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी करके लाता है, और जब वो अप्लायंस में से क्रॉस करता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और जो भी आपके पास सोर्स है, एनर्जी सोर्स, वो सोर्स के पास कौन सी एनर्जी होगी? नॉन इलेक्ट्रिकल। जैसे फिर आप इमेजिन करो विंड टरबाइन को, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, विंड की। तो वो किस में कन्वर्ट होगी? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आप बेटा सोलर पैनल्स को सोच लो, सोलर पैनल्स पे कौन सी एनर्जी है?
सोलर एनर्जी है, वो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। आप बेटा घर के अंदर जो यूपीएस की बैटरीज है, या हमारे सोलर की बैटरीज है, या कार की जो बैटरी है जो इस तरह की शेप पे होती है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब ये है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर आप सोचें, तो बेटा उसमें एक सोर्स होगी जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और एक एक्सटर्नली एक कंपोनेंट होगा, और वो एक्सटर्नली कंपोनेंट क्या करेगा? वो एक्सटर्नली कंपोनेंट जो है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अगर किसी को इस दो, मैंने जो अभी तक डिस्कशन की है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है मुझे बता दे, अगर कोई प्रॉब्लम है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो आपके पास सोर्स है, वो अपनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और जो आपके पास अप्लायंस है वो अपनी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराती है। और जो वायर्स लगी हुई होती है, वायर्स के अंदर डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये सोर्स से एनर्जी लेते हैं और उसको डिलीवर करते हैं टू द अप्लायंस। अब आपको तीन कंपोनेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक आप बैटरी लगाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैटरी? बैटरी कन्वर्ट्स इट्स electrical non-electrical energy into electrical energies and delivers it to the charge after gaining the energy from the battery, it moves, ये यहाँ से ड्रिफ्ट करता है and delivers that electrical energy to the appliance and then moves back to the बैटरी। ये बैटरी की तरफ वापस आता है, यहाँ से फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर इसको अप्लायंस में डिलीवर करेगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि बैटरी ड्रेन आउट ना हो जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी का फंक्शन समझ में आ रहा है आपको? अप्लायंस का फंक्शन और वायर का फंक्शन बेटा समझ में आना चाहिए। तो बैटरी का फंक्शन क्या है? बैटरी के पास कुछ एनर्जी स्टोर होती है, वो स्टोर एनर्जी को आप लोगों ने अब सोचना है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। ठीक है? तो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि चार्ज को वो एनर्जी मिल जाए। जैसे ही चार्ज, जैसे अभी आपके घर में फर्ज करते हैं लाइट जल रही है, तो लाइट को कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल। वो किस में कन्वर्ट हो रही है? नॉन इलेक्ट्रिकल में। अगर आपके पास इस वक्त पंखा चल रहा है, तो आपने कौन सी एनर्जी उसको दी? इलेक्ट्रिकल। वो पंखा उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? नॉन इलेक्ट्रिकल में। ठीक है? तो ये आपके पास जो भी बेटा आपके घर में डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन डिवाइसेस को आप एनर्जी देंगे तभी तो वो काम करेंगे। अगर आप एयर कंडीशनिंग यूनिट है, आप चाहते हैं कि आपके कमरे का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए, आप उसके लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट को यूज करते हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी आपके घर के अंदर लगे हुए हैं, सराउंडिंग में आपको नजर आए, उनको आप हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और डिफरेंट पर्पस, इंसान को अपनी आसानी के लिए डिफरेंट पर्पस के अंदर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो डिफरेंट पर्पस में जो एनर्जी है वो अमूमन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि कम सर्किट के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे, तो उसका प्रॉब्लम अब आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो मॉडल है, इसी मॉडल पे फर्दर काम करते हैं, और हम इसको बल्कि इस मॉडल को काम पहले डेफिनेशंस लिखते हैं। तो अब आपको बेटा जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वो ये है कि आपके पास नाउ इन ऑनवर्ड, अब मैं जो बैटरी होगी, बैटरी का सिंबल मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ठीक है? ये हमारे पास बैटरी है, और ये बैटरी का सिंबल होगा। इसको मैं, ये आर है, दिस आर, स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं भी थोड़ी देर में इसको डिफाइन करता हूँ इसका मतलब क्या है। फिलहाल आप इस सिंबल से आपको रिकग्नाइज करा लूँ, ये एक बैटरी का सिंबल है, इसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर से डिनोट की जा रही है। ये बैटरी का सिंबल आ गया। मैं अब बैटरी को इस तरह से डिनोट करूंगा। दूसरे नंबर पे आपको मैं पहले तो ये डेफिनेशंस करने से पहले मैं ओ लेवल्स की कुछ चीजें रिकॉल कराता हूँ,
ताकि आपको मेरी बात फिर क्लियर हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा। बेटा ओ लेवल्स में हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, हमने कहा था ये एक ही चीज है। हमने कहा था कि ये ए लेवल्स में भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी per unit charge when driving through a resistor। ये हमने ओ लेवल्स में डिफाइन किया था। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पर यूनिट चार्ज व्हेन द चार्ज इज पासिंग थ्रू रेजिस्टर। ये बात मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। ये आपके मिस्टर कूलम्स आ रहे हैं, ये चार्ज आ रहा है। व्हेन इट पासिस थ्रू दिस कंपोनेंट इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको मैंने आपको याद किस तरह से कराया था, ये तो डेफिनेशन थी, मैंने कहा था ये याद करना है। कॉन्सेप्ट कैसे याद करवाया होगा? कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये कहा होगा कि एनर्जी लॉस्ट या डिलीवर्ड या डिसिपेटेड, वट एवर वर्ड यू यूज, एनर्जी लॉस्ट कर लेते हैं। एनर्जी लॉस्ट by 1 coulomb charge when passing through a resistor। तो एनर्जी जो चार्ज लॉस्ट कर रहा है वो पीडी है, ठीक है। और एक और इसको हम एक और तरह से भी सोचते थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब भी नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होगा तो वो पीडी होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था पीडी का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हमारे पास एक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी हमने ओ लेवल्स में सीखा था, और वो था हमारे पास ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा, ईएमएफ की डेफिनेशन हमने लिखी थी, अमाउंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव थ्रू द कंप्लीट सर्किट। तो इसके लिए हम ओ लेवल्स में ये कहते थे, जो अभी भी आपने ऐसे ही सोचना है कि एनर्जी gained per unit charge to drive through the circuit। तो चार्ज जब एनर्जी गेन करता है वो ईएमएफ है, जो एनर्जी लूज करता है या डिसिपेट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो पीडी है। जब भी चार्ज एनर्जी गेन करेगा, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होगी, नॉन इलेक्ट्रिकल से, तो ये आपके पास ईएमएफ होगा।
तो बेटा ईएमएफ और पीडी का डिफरेंस सोचें, बड़ा आसान है। पीडी के अंदर, अच्छा पीडी के लिए यहाँ पर हमने लिखा वोल्टेज पीडी, और एक नया वर्ड भी अब मैं ऐड कर दूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी एक ही बात है, वो मैं बाद में बताता हूँ। टर्मिनल पीडी, तो ये आपके पास जो है द टर्मिनल पीडी वोल्टेज, और पीडी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी जब भी चार्ज एनर्जी लूज करेगा, डिसिपेट करेगा, तो वो होगी पीडी। ठीक है, और जब भी चार्ज एनर्जी गेन करेगा वो होगा ईएमएफ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो प्लीज मुझे बताएं, ईएमएफ और पीडी में कोई प्रॉब्लम है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मुझे ग्रीन सिग्नल दे दें भाई। अच्छा, अब ये काम यूं करें कि इस वक्त अराउंड 5 मिनट्स हैं नमाज में, तो हम यूं कर लेते हैं कि 5:10 हो रहे हैं। तो बेटा जब भी चार्ज एनर्जी को लूज करता है, डिसिपेट करता है, लूज करता है, दैट इज पीडी। एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज इज पीडी, एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इज ईएमएफ। वेन एवर एनर्जी गेन करना, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, और पीडी का मतलब है एनर्जी लॉस करना, इलेक्ट्रिकल का किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। सही है फरहान? तो बेटा ये 5:15 नमाज है, तो हम इसको 5:25 पे क्लास को रिज्यूम कर लेंगे, 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। जो चीजें इसमें रहती हैं वो मैं जो है फिर उसको कंटिन्यू करके उसको वाइंड अप कर लूँ। ये अभी 5:10 हो रहे हैं, तो 5:25 पे रिज्यूम कर लेंगे 15 मिनट्स के बाद। सही है, मुझे ग्रीन सिग्नल दे दें ताकि फिर क्लास, अच्छा सेम लिंक, यही लिंक यूज कर लीजिएगा 5:25 पे। मैं भी नमाज पढ़ लूँ, आप लोग भी जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी सॉरी। तो चार्ज जब एनर्जी लूज करता है तो दिस इज पीडी, और जब एनर्जी गेन करता है तो दिस इज ईएमएफ। आई होप मेरी आवाज आ रही है। तो बेटा अब आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को अगर सोचना है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए मैं यहाँ एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ।
ये बेटा हमारे पास एक सर्किट आ गया। इसमें ये आपके पास बैटरी है और ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जो लोड होता है बेटा उसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपके घर में इस वक्त जो लैंप चल रहे हैं, पंखा है, ये सब के सब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, जब चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास बैटरी है कार की और इसमें आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन मूव करेंगे तो इनको रेजिस्टेंस मिलेगी। जब चार्ज ड्राइव्स थ्रू when charge drives through a source within source, electrical energy is converted into non-electrical energy. बैटरी के अंदर ही बेटा हीट एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हीट एनर्जी, बैटरी कैसे हीट अप हो जाती है जब चार्ज ड्राइव करता है, तो चार्ज अपनी कुछ एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब विद इन द बैटरी आपके पास क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो अभी आपको मैंने सिखाया कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हमने उसको नाम रखा था दैट इज पीडी। अब क्योंकि ये बैटरी के अंदर ये कन्वर्जन हो रही है, यानी ये किसी काम में नहीं है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो इसका नाम हमने रख दिया लॉस्ट वोल्ट्स। ये है लॉस्ट वोल्टेज या लॉस्ट वोल्ट्स। तो लॉस्ट वोल्ट जो है वो आपके पास क्या होंगे बेटा, लॉस्ट वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी dissipated as heat when a unit charge flows through the internal circuit, यानी बैटरी। इंटरनल सर्किट का मतलब सोर्स या बैटरी। तो इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड into non-electrical energy within electrical energy per unit charge within the battery। किसी का कोई प्रॉब्लम इसमें? लॉस्ट वोल्ट समझ में आया? जब भी चार्ज बैटरी के अंदर ड्राइव करेगा तो चार्ज को रेजिस्टेंस मिलती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्ट्स लॉस्ट होते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं तो उसके बाद फिर आप लोग सोचिए इन दोनों को मिलाकर
तो ये जो इंटरनल सर्किट को फ्लो ऑफ करंट पे रेजिस्टेंस मिलेगी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय केमिकल्स इनसाइड द बैटरी टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये मैंने बेटा इस बैटरी की टर्म्स में सोचा है, ये वाली जो बैटरी है इसकी टर्म्स में। तो कोई भी सोर्स हो बेटा, कोई भी सोर्स, चाहे जनरेटर है, कोई भी सोर्स आप सोचें, उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर में फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा बेटा, वहां पर इंटरनली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप सीआईस में डिफाइन कीजिएगा ऐसी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द केमिकल इनसाइड द बैटरी टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, एक चीज आ गई लॉस्ट वोल्ट, यानी जब चार्ज बैटरी के अंदर मूव करेगा तो वो अपने उसको फ्लो करने में रेजिस्टेंस मिलेगी, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने पे वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, और वो जब एनर्जी कंज्यूम करके, फर्ज करते बेटा इस टर्मिनल एक्स से चार्ज वाई पे, वाई इज पॉजिटिव, फर्ज करते हैं करंट को यूं सोच लेते हैं कि ये बैटरी के अंदर यूं फ्लो करता हुआ आ रहा है और यहाँ से यूं बाहर जा रहा है, और ये एक्सटर्नल लोड है, इस लोड को, ये एक्सटर्नल लोड है, इसको ये एनर्जी डिलीवर करेगा। तो अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो कुछ ना कुछ वोल्ट बैटरी के अंदर लॉस्ट हो जाएंगे और बाकी जो है आपके पास यहाँ पे डिलीवर होंगे। तो इसीलिए जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होती है उसको टर्मिनल पीडी कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पर इस सर्किट को देखो और मेरी कुछ हेल्प करो। जी बेटा, सर्किट सिंबल सेम है, सिर्फ इसको बैटरी के अंदर जब बना रहे हैं और स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अब मेरी हेल्प करें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट फ्लो करेगा, ये करंट यहां से भी फ्लो करता हुआ आ रहा है, ये करंट यहां से फ्लो करता हुआ आ रहा है, यहां से भी फ्लो करता हुआ जा रहा है, ये करंट फ्लो करता हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, ये फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा। तो बेटा अब मुझे बताएं, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आर एंड आर, बोथ आर इन सीरीज। सीरीज में, ठीक है, दोनों सीरीज में। तो जब सीरीज में, आपको कैसे पता लगा इनका करंट सेम है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। ठीक है, दोनों के लिए करंट आई है, दोनों का करंट सेम है, दोनों सीरीज में। और जब सर्किट सीरीज में होता था तो हम कहते थे कि पीडी जो है वो स्प्लिट करता है। तो अगर बैटरी के अंदर है तो ये वी लॉस्ट हो रहे हैं, और ये बेटा बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसको वी टी लिख रहा हूं मैं। वी टी स्टैंड फॉर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पीडी, इसके लिए वर्ड वोल्टेज भी यूज हो सकता है, इसके लिए वर्ड पीडी भी यूज हो सकता है। और वी एल इज द लॉस्ट वोल्ट्स, ये लॉस्ट वोल्टेज है बैटरी के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, ये जो मैंने अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बताई है। तो जब भी आपके पास सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सोचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो बैटरी के अंदर कुछ वोल्ट लॉस्ट होंगे और कुछ एनर्जी जो है एक्सटर्नली सर्किट में डिलीवर होगी। जो बैटरी के अंदर लॉस्ट वोल्टेज है, दैट वोल्टेज, और एक्सटर्नल जो आपके पास वोल्टेज है, उनको अगर आप सोचते हैं तो अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए वो कुछ, तो सीरीज में सबको पता है कि वोल्टेज स्प्लिट करती है। तो सीरीज में अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा अब सीरीज में ये कनेक्टेड है, तो अब आप सोचें, तो आप बोलेंगे कि ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल पी डी प्लस लॉस्ट वोल्टेज, ऐसे ही है। यहाँ पर बैटरी के पास जो टोटल एनर्जी चार्ज गेन कर रहा है वो ई एम एफ है, एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज।
और यहाँ पर लॉस्ट वोल्टेज भी और इसकी इन दोनों की वोल्टेज का सम ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम बेटा इस इक्वेशन के अंदर? तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है बेटा, जो फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस वी लॉस्ट। ठीक है, या इसको यूं भी लिखा जाता है बेटा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका लॉस्ट वोल्टेज किसके बराबर होंगे, तो आप बोलेंगे ओम के मुताबिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर। तो करंट इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आपके पास वीटी बन जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज का आ जाएगा। इसमें से बेटा आई को करंट को कॉमन लें तो ये इक्वेशन बन जाती है आर प्लस आर। तो किसी भी सर्किट के लिए नाउ एंड ऑनवर्ड करंट की इक्वेशन होगी ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये बेटा कुछ इक्वेशंस हैं, इनको दोबारा से देखें, ये इक्वेशंस कैसे आ रही हैं। ये सर्किट में चार्ज ने एनर्जी गेन की, दिस इज ईएमएफ। कुछ उसने वोल्टेज लॉस्ट किए और कुछ उसने एक्सटर्नल सर्किट में डिलीवर किए। दोनों एनर्जीज को सम किया तो एनर्जी गेन के इक्वल आ गया। अब बेटा हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ओहम के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसका करंट I है और इसकी रेजिस्टेंस R है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्मिनल PD आई आर आ जाएगा। और बेटा जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस के R को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस्ट वोल्टेज आ जाएगी, तो लॉस्ट वोल्टेज आई आर आ गई। अब बेटा दोनों में I कॉमन आ गया, तो R प्लस आर इंटू आई इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से I को सब्जेक्ट बनाए तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। किसी का कोई प्रॉब्लम इसमें तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। इब्राहिम भाई अगर आप क्लास में हैं तो मुझे प्लीज अपडेट कर दें, सही है? किसी का कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दें, अदरवाइज फिर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर आपने नॉर्मली देखा हो तो बैटरीज हीट अप हो रही होती हैं। वो जो हीट अप हो रही होती हैं वो इसी वजह से हो रही होती हैं कि करंट, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है। तो चार्ज उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, डिसिपेट कराता है, वो लॉस्ट वोल्टेज है। वो जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है वो लॉस्ट वोल्टेज कहलाती है। अब बेटा इसके नेक्स्ट स्टेप पे, अब हमारी इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है दैट इज E is equal to टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर। ठीक है ना, इक्वेशन थी E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस लॉस्ट वोल्टेज। तो मैंने लॉस्ट वोल्टेज की जगह आई आर लिख दिया। अब बेटा अगर मैं इस टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चलो तो रहने दो, ठीक है ऐसे। अब बेटा टर्मिनल वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाओ तो ये इक्वेशन बनेगी E माइनस आई आर। तो यहां पर अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो इस ग्राफ में ये आ गया E और ये आपके पास आ गया इसका I। यानी इसको मैं यूं कर लेता हूं, वी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। और इसको लिखे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्स एक्सिस पे हम करंट को प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज है,
तो जो y इंटरसेप्ट है वो e के इक्वल है, ठीक है, और जो ग्रेडियंट है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल है। ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होगा -r के। यानी इसको मैं दोबारा से लिखूं, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू -r इंटू आई प्लस ई, y इज इक्वल टू m x प्लस c। तो x एक्सिस पे करंट है, y एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज है, तो ग्रेडियंट जो है वो किसके इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस के, और y इंटरसेप्ट इक्वल हो रहा है e के, ईएमएफ के। तो ये इसका ग्राफ है बेटा, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जब चार्ज किसी कंपोनेंट में से पास करता है तो जो कंपोनेंट होता है उसके अंदर वायर्स लगी होती हैं, वो उस कंपोनेंट को रेजिस्ट करती है। अब हर कंपोनेंट का वर्किंग फिनोमिना डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल जनरली आप यही सोचते हैं कि आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, वो उसको नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, वो एक हर कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट फिनोमिना होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी भी बैटरी की, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगी। इसको आप, क्योंकि जब भी चार्ज फ्लो करेगा कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस तो मिलनी है। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होगी, कोई भी सोर्स हो, कोई भी आपकी सोर्स होगी, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगी। और जहां तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है अप्लायंस के अंदर, वो तो हर अप्लायंस का अपना डिफरेंट फिनोमिना है। लेकिन एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जब आप अप्लायंस को सोचते हैं, जैसे आप एसी को सोचे तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने आपको नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, ये दैट इज समथिंग डिफरेंट, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है राइट नाउ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बेटा, ये ग्राफ्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो प्लीज बता दें, ये जो मैंने ग्राफ स्केच किया है। अच्छा अब बेटा हमारे पास यहाँ पर एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास ये एक, फर्ज करते हैं एक ग्राफ है, और इस ग्राफ में मैं आपको कहता हूँ कि ईएमएफ जो है दैट इज 4, ये टर्मिनल पीडी का ग्राफ है, और ईएमएफ जो है आपके पास दैट इज 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। आपको प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, व्हेन ईएमएफ इज हाफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज डबल। तो ईएमएफ हाफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस डबल है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस डबल है, ईएमएफ हाफ हो गई, तो ईएमएफ तो 2 हो गए। तो ई इज इक्वल टू टर्मिनल पीडी प्लस आई आर, सॉरी माइनस आई आर, हाँ प्लस आई आर, ठीक है। तो हमारे पास टर्मिनल पीडी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दिस इज हाफ, तो ये हाफ हो गया। तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ग्रेडियंट, तो बेटा ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डबल्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस को डबल किया तो ग्रेडियंट डबल हो गया। तो ग्रेडियंट डबल होने का मतलब है
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है वो आपके पास 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया, y आपके पास 2 हो गया, x2 आपको फाइंड करना है, x1 आपके पास 0 है। तो ये मेरे पास तो बेटा 1 आ रहा है। देखो यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ भाई, असल में दिमाग में काम कर रोक दिया है। इब्राहिम देखो भाई, ग्राफ कैसा बनेगा? आयुष, सिचुएशन समझ में आई है कि हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें ईएमएफ पहले थी। अरे ये अच्छा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस डबल हो गया तो 4 हो गया, सॉरी, ग्रेडियंट 4 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले इंटरनल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस वाज 2। जब ये ग्रेडियंट डबल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस 4 हो जाएगी, तो ये बनेगा 2/4.5। तो ये 0.5, ये यहाँ पे आ गया 0.5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें भाई? सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ईएमएफ 4 है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी 2 ओम है। वो कह रहे हैं कि आप नया ग्राफ प्लॉट करें, ईएमएफ हाफ हो गई यानी 4 से हाफ 2 हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस डबल हो गई यानी ग्रेडियंट डबल हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 थी तो अब ये हो गई 4, तो ग्रेडियंट की जगह आपने 4 लिखा। और आपको पता है ये तो आपके पास राइज तो 2 के इक्वल हो गया, तो y की जगह 2 आ गया। x2 माइनस x1, तो एक वैल्यू इसकी 0 होगी। दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू मैंने फाइंड की, दैट इज 0.5। ठीक है बेटा, ये ईएमएफ, पीडी, इंटरनल रेजिस्टेंस, इनकी डेफिनेशंस और ये ग्राफ, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, बाकी क्वेश्चंस फिर अब मैं कल की क्लास में करूंगा। तो मैं थक गया हूँ, कोई प्लीज मुझे इस पे फीडबैक दे दीजिए। अगर कोई है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन के फिर कल देख लेते हैं। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह बेटा फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।